नमस्कार दोस्तों, आज आईपीओ प्रेजेंटेशन की श्रृंखला में मैं विजय चौधरी प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड का प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। ये एक प्री आईपीओ प्रेजेंटेशन है। एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड ने हाल ही में आईपीओ के लिए सेबी में DRHP ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है। एफएसएन ई कॉमर्स को हम नाइका के नाम से जानते हैं। DRHP आईपीओ लाने के लिए सेबी से परमिशन के लिए फाइल किया जाता है। इसमें इस बात का कोई भी मेंशन नहीं है नाइका के इस DRHP में कि आईपीओ किस भाव पर लॉन्च होगा, और ना ही हम आज इसके बारे में कोई चर्चा करने वाले हैं। अभी तो हम बस ये जानेंगे कि यह कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर से है, कैसी है और आगे चलकर इसके क्या प्रोस्पेक्टस होंगे। आने वाले 3-4 महीनों में इसका आईपीओ लॉन्च हो सकता है सेबी की परमिशन मिलने के बाद। उस समय कंपनी डिक्लेयर करेगी कि किस भाव पर इसका आईपीओ ऑफर होएगा, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे भाव के बारे में। अभी तो बस इतना जान लें कि ये कंपनी कैसी है, क्या ऑफर कर रही है, कौन और कैसे हैं इसके प्रमोटर, ऑफर के ऑब्जेक्ट क्या हैं, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आगे चलकर ये कंपनी कैसी रहेगी, इसमें हमें इन्वेस्ट करना सही भी रहेगा या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, इसके बारे में देखें कि नाइका किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। नाइका रिटेल इंडस्ट्री से है और इनका मेन बिजनेस ब्यूटी, पर्सनल केयर और फैशन प्रोडक्ट्स का है। यह एक न्यू एज कंपनी है जो कि ओमनी चैनल के पे बेस्ड है, यानी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों पर ही इसका बिजनेस मॉडल आधारित है। नाइका 2012 में स्टार्टअप के रूप में एस्टेब्लिश की गई थी। अगर इसके पीर ग्रुप की बात करें तो इंडियन मार्केट में इसका कोई भी लिस्टेड विकल्प अभी तक नहीं है, क्योंकि ये मार्केट ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से डोमिनेटेड है। वैसे नाइका बताती है कि नाइका ब्यूटी, पर्सनल केयर मार्केट और फैशन मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड मल्टी ब्रांड्स और एक्सक्लूसिव रिटेल तथा अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस से कम्पीट करती है। इसका कंपटीशन हॉरिजॉन्टल लाइन मार्केट में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल इत्यादि से है। वहीं वर्टिकल ऑनलाइन मार्केट में मिंत्रा, पर्पल, माई ग्लैम जैसों से है। हॉरिजॉन्टल ऑनलाइन मार्केटिंग से मतलब है कि वो मार्केट जिन्हें से एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स की जरूरत पूरी होती है। वहीं वर्टिकल ऑनलाइन मार्केट वो मार्केट है जहां इंडस्ट्री स्पेसिफिक या कस्टमर स्पेसिफिक जरूरतें पूरी होती हैं, यानी फुलफिलमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नीड्स। नाइका के प्रमोटर्स हैं फागुनी नायर और संजय नायर, जो नाइका में फागुनी नायर ट्रस्ट और संजय नायर ट्रस्ट के द्वारा इसमें हिस्सा रखते हैं। चलो जानते हैं ब्रीफली ये इसके प्रमोटर्स के बारे में।
फाल्गुनी नायर एक 58 इयर्स की एक वेल नोन इंडियन बिजनेस वुमेन है और नायका की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, एमडी और सीईओ हैं। इनका बिजनेस में 26 साल का एक्सपीरियंस है। इनकी स्पेशलाइजेशन ई कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है। वहीं संजय नायर इनके हस्बैंड हैं, जो कि 60 इयर्स के हैं और ये बैंकिंग सेक्टर में 35 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं और वो 26 साल तक सिटी बैंक से जुड़े रहे। संजय नायर नायका के एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं कि नायका, सबसे पहले देखते हैं कि नायका का ऑफर क्या है। नायका का फ्रेश इशू 525 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल में 4.31 करोड़ शेयर्स हैं। इसका मतलब है 525 करोड़ जो कि फ्रेश इशू से जुटाए जाएंगे, वो डायरेक्ट कंपनी के इंटरनल इस्तेमाल में लिए जाएंगे और ऑफर फॉर सेल में टेंडर किए गए 4.31 करोड़ शेयर्स जो प्रेजेंटर प्रोमोटर्स या इन्वेस्टर्स हैं टेंडर करेंगे, वो सारा पैसा उन्हीं के पास जाएगा। नायका में प्रोमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 54.25% है। वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग 45.75% हिस्सेदारी है। इशू में ओएफएस में हिस्सा लेने वाले में हैं प्रोमोटर ग्रुप की तरफ से संजय नायर फैमिली ट्रस्ट, और जो कि अपना थोड़ा सा हिस्सा बेच के पैसा जुटाएंगे। बाकी ज्यादातर पब्लिक शेयर होल्डर्स में से हैं जिन्हें काफी समय से नायका में इन्वेस्ट कर रखा है और इस ओएफएस के रास्ते से एक प्रॉफिटेबल एग्जिट रूट की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। इस आईपीओ का ऑब्जेक्ट है कि फ्रेश इशू के द्वारा जुटाई गई 525 करोड़ की रकम बिजनेस रिलेटेड कार्यों में काम लगे, जिसमें मुख्य नए रिटेल स्टोर्स खोलने के लिए 35 करोड़ इस्तेमाल होंगे, नए वेयर हाउसेस गोडाउन्स के लिए 35 करोड़, जो कर्जा ले रखा है यानी बोरोइंग का फुल या पार्ट पेमेंट के लिए 130 करोड़ यूज करेंगे, विजिबिलिटी या अवेयरनेस यानी एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा के लिए 200 करोड़। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा दोस्तों, जो ये न्यू एज कंपनीज हैं, इनका सबसे ज्यादा जो खर्च है वो इनके एडवर्टाइजमेंट्स पे ही और प्रमोशंस पे ही होता है। और जनरल कॉर्पोरेट काम में लाने के लिए जो टोटल पैसा जुटाएंगे उसका 25% से कम हिस्सा रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इसके फाइनेंशियल्स की एक समरी देखते हैं। इनकी इक्विटी 2019 में जहां 14 करोड़ थी, वहीं 2021 में यह बढ़कर 15 करोड़ हो गई। टोटल शेयर होल्डिंग इक्विटी जो 2019 में 231 करोड़ थी, वही 2021 में बढ़कर 490 करोड़ हो गई। इसका रेवेन्यू टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू जो 2019 में 1116 करोड़ था, वही आज 2021 के फाइनेंशियल खत्म होते होते 2453 करोड़ हो गया। अगर इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, 2019 में इसने 25 करोड़ का लॉस किया था और जो कि घटते घटते
अब 2021 में एक टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबल हो गई है और 62 करोड़ का इसने 2021 में प्रॉफिट किया है। वहीं अगर इसकी ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर, तो जो 2019 में -18 था, वही अब 2021 में 42 हो गया है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो जो 2019 में 166 था, वो अब बढ़कर 2021 में 330 हो चुका है। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो 2019 में हम देखते हैं इसमें अच्छा खासा डेट था, 90% अपने जो इनके फंड्स हैं उनके इक्विटी के तुलना में, और वो घटते घटते हर साल अब 2021 में सिर्फ 38% रह गया है। यहाँ पे मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब जो इन्होंने ऑफर फॉर सेल किया है उसमें इनका एक ये टारगेट है कि अपना ये जो डेट है इसको प्री पे या फुल्ली पे, पार्ट पे या फुल्ली पे कर देना है, तो ये ना के बराबर इसका ऊपर डेट रह जाएगा। यानी कि हम इसे कह सकते हैं डेट फ्री या वेरी लिटल कंपनी विद वेरी लिटल नेग्लिजिबल डेट। और वो जहां इसके मार्जिन्स की बात करें तो जो कि पहले -2 था, वो 2021 में 3 पे आ गया। यानी यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इसने अच्छी प्रोग्रेस की है। और इससे ये भी पता चलता है कि अगर कोई खाली खराब समय आ जाए तो इस कंपनी को ज़्यादा मुश्किल नहीं फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्जिन इसका -2 है। अगर गिरी तो -2 से गिरेगी, जिससे इसमें को खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। इस आगे देखें तो दोस्तों, अभी फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जुलाई में इन्होंने अपने स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स दिए हैं। इनके शेयर का फेस वैल्यू जो 10 था वो स्प्लिट करके 1 का कर दिया, और यानी जिसके पास 1 शेयर था उन्हें 10 शेयर मिल गए। और इसी के तुरंत बाद हर 1 शेयर पे 2 बोनस शेयर दिए, यानी हर 1 शेयर के जिसके पास था उन्हें 2 शेयर और मिल गए। इन दोनों एक्शंस का रिजल्ट ये देखें तो हम देखेंगे कि जिसके पास इस एक्शन से पहले 1 शेयर था वो बढ़कर अब 1 की जगह 30 हो गया है। इससे इसका ईपीएस जो 42 का था वो घटकर 1.3 हो गया, और वहीं इसका एनएवी जो 330 था वो 11 हो गया। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि नायका कुछ ही गिनी चुनी आईपीओ लाने वाली यूनिकॉर्न कंपनियों में से है जो कि प्रॉफिटेबल है, और इंडिया की न्यू एज फर्म्स में से है जहां इतने वैल्यूएशन के बाद भी प्रमोटर ग्रुप के पास 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। अभी तक हमने देखा कि नायका एक अच्छे ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, पर ग्रोथ आगे भी बनी रहेगी या नहीं, यह इकोनॉमी और इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो पता करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक ओवरव्यू देखें 2000, तो हम पाएंगे कि 2015 से 2019 में इंडिया की जीडीपी 7% से ईयर ऑन ईयर बढ़ रही थी, जो कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमियों में से फ्रंट रनर थी। 2020 में कोविड की वजह से दुनिया भर में
इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक नेगेटिव असर पड़ा और इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा। कोविड महामारी के पश्चात आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ को 9.5% से बढ़ने का प्रोजेक्शन दिया है। इस प्रोजेक्शन के अनुसार इंडिया की करंट जीडीपी जो कि रुपीज 196 ट्रिलियन है, 2025 तक बढ़कर रुपीज 305 ट्रिलियन यानी यूएसडी 4.2 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी और 2030 तक आते आते इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और साथ ही थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बनेगी। इंडिया के पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है जिसकी मीडियन एज 28 इयर्स है। इसकी तुलना में यूएसए और चाइना की मीडियन एज 38 इयर्स है। जनरेशन जेड और मिलेनियल्स सबसे ज्यादा अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं। दे आर द मोस्ट स्पेंड थ्रिफ्ट। अब देखते हैं इंडिया की ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट कैसी है। 2019 में ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट 1.26 लाख करोड़ की थी और पिछले 3 साल से 13% CAGR से बढ़ रही थी। वहीं कोविड के कारण 2020 में ये घटकर 1.12 लाख करोड़ रह गई। अब उम्मीद है कि कोविड के बाद ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट 12% CAGR से बढ़कर 2025 तक 1.98 लाख करोड़ हो जाएगी। 25 से 35 साल वाले एज ग्रुप के यूथ सबसे ज्यादा BPC यानी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बायर्स होते हैं। नॉन मेट्रो सिटीज में भी इनका चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑनलाइन कंटेंट्स की वजह से भी इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अब देखते हैं इंडिया फैशन मार्केट के बारे में क्या सीन है। इंडिया की फैशन मार्केट के प्रोजेक्शन के अनुसार कोविड के बाद ये 18% से बढ़कर 2025 तक 8.70 लाख करोड़ की हो जाएगी। इसमें अपैरल्स का हिस्सा जो अभी 80% है अपना ट्रेंड कायम रखेगी और 2025 में इसका हिस्सा 73% का रहेगा। रेड सील्स जो एजेंसी है जो इनका आंकलन करती है उसके अनुसार नायका की ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी टारगेटेड मार्केट है जिसका टोटल 2025 तक टारगेटेड मार्केट 10.68 लाख करोड़ का हो जाएगा। नायका का एज ऑन 31 मार्च 2021 4.37 करोड़ डाउनलोड मोबाइल ऐप्स की डाउनलोडिंग हुई है और 2021 में 86.7% ऑनलाइन ग्रॉस मार्केटिंग मर्केंडाइज वैल्यू उनके मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा आए। इनके इंडिया के 38 सिटीज में 73 स्टोर्स हैं। इनके पास 20 लाख स्टॉक कीपिंग यूनिट्स SKUs हैं जो कि करीब 3,800 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ब्रांड से आते हैं। 2021 में ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू 4,000 करोड़
का रहा, जो कि 2020 से 51% से बढ़ा है। इसके की ऑपरेटिंग फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखें तो हम देखेंगे इसके नंबर ऑफ विजिट्स। नंबर ऑफ विजिट्स में पाएंगे कि बीपीसी यानी ब्यूटी पर्सनल केयर में जो विजिट्स थे 2019 में 37.8 करोड़ थे, वो बढ़कर 2021 में 66 करोड़ के करीब हो गए। वहीं फैशन के लिए जो 0.01 करोड़ था वो बढ़कर 17.2 करोड़ हो गए। वहीं पे इनके ऑर्डर्स की बात करें तो जो 2019 में बीपीसी में 1.1 करोड़ के ऑर्डर्स थे वो बढ़कर 1.7 करोड़ ऑर्डर्स हो गए, और फैशन में 0.04 करोड़ के जो ऑर्डर्स थे वो बढ़कर 0.2 करोड़ हो गए। और वहीं अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो 2019 में 1433 रुपए का एक एवरेज ऑर्डर था, वो 2021 आते आते बढ़कर 1963 रुपीस का हो गया। फैशन में भी अगर देखें जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो थी 655 रुपए की, वो 2021 में बढ़कर 2800 के करीब हो गई। अब इसका ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू को देखें तो वो भी टोटल की बात करें तो जो 2019 में 1650 करोड़ का था वो बढ़कर 4000 करोड़ पे 2021 में आ गया। और पिछले साल की तुलना में बात करें तो ये 51% के करीब बढ़ा है। इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ये 2019 से लेकर अभी तक 2021 तक इसकी ग्रोथ 48% रही है। वहीं आरओई, जिसे हम RONW भी कहते हैं, रिटर्न ऑन टोटल नेटवर्थ, वो है 2021 में 13 की जो कि एक अच्छी है। वहीं अगर ICR की बात करें यानी डेट पेइंग कैपेसिटी की, तो वो भी 2021 में 3 की है। अगर इनके हम बैलेंस शीट्स की बात करें तो पता चलता है एसेट्स और इन्वेंट्रीज रिच कंपनी है, बैंक बैलेंस भी ठीक है ठाक है, और इसके रिजर्व्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं जो कि प्लस पॉइंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिर्फ सबसे ज्यादा लीज लायबिलिटी ही ज्यादा है जो कि इसके फिजिकल स्टोर्स की वजह से है। कैश फ्लोज की और देख लेते हैं। कैश फ्लो देखें तो हम पाएंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पॉजिटिव नेट कैश फ्लो है, और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है जहां से कि रिटर्न्स इंटरेस्ट आता है। दोस्तों इन सभी को देखते हुए अगर हम इनके पास्ट ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो हम कॉल लेनी होगी तो हम इसको पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे और 5 स्टार रेटिंग्स पर 4 स्टार्स देंगे। ये क्योंकि ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री से है इसलिए 1 स्टार। मार्केट शेयर मैंने इसको 0.5 ही दिया है क्योंकि अभी इसके जो कंपटीटर्स हैं उनके हमें डिटेल्स इतनी पता नहीं है। अगर वो जब लिस्ट होंगी तब इसको अच्छी तरीके से इसका आंकलन कर सकेंगे, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देखते हुए इसे सिर्फ 0.5 दिया है। इसकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, लेकिन पास्ट में इसने
लॉस भी किया है, इसलिए हम इसे 0.75 ही मैं दे रहा हूं। अगर क्वालिटी देखें तो इसके हमने देखा है कि प्रोमोटर्स भी अच्छे हैं, इनके सारे बाकी में जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, डेट वगैरह जो कम होती जा रही हैं, सबको कंसीडर करते हुए मैंने इसको 0.5 दिया है। और ग्रुप प्रोमोटर तो इसके पहले इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, तो उनके ऊपर मैंने 1 पॉइंट दिया है। तो सारा मिला के 3.75 यानी 4 स्टार्स इसका बनता है। अभी तक आंकलन के अनुसार जब इसका आईपीओ डिक्लेयर होगा तो हम इसमें निवेश करने को कंसीडर कर सकते हैं। इसका आईपीओ प्राइस वाइज महंगा है या सस्ता है, यह जब इसका आईपीओ आएगा और डिक्लेयर होगा तब हम उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा है। तब तक के लिए आप लोगों को इंतजार कीजिए और हम भी देखते हैं कि इनका आने वाला आईपीओ कैसा, किस प्राइस पे आता है। तो दोस्तों, अंत में इतना ही कहूँगा कि हमें उम्मीद है कि नायका सभी को ही भाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।